Okay, hello बच्चों, welcome to the YouTube channel of Cam Crush. This is the last video of chapter 1 Science class 9th. तो क्लास 9 साइंस का ये आखिरी वीडियो है जिसमें इवोपरेशन और फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन के साथ साथ जो कूलिंग का जो कंसेप्ट है कि इवोपरेशन से कूलिंग का क्या लेना देना है, इस पूरे चीज़ को हम कवर करने वाले हैं। इवोपरेशन से स्टार्ट करते हुए आगे चलेंगे। पहले इवोपरेशन को समझ लो। इवोपरेशन सिंपल क्या होता है? process of conversion of liquid into vapor, ठीक है, एट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड कन्वर्ट करेगा किसमें? वेपर में। और इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं इवापोरेशन। इसी को बोल देते हैं इवापोरेशन। ऐसा क्यों होता है? जब आप टेम्परेचर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से मॉलिक्यूल जो है ना इवापोरेट कर करके बाहर जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से देखो, ये कंटेनर है और इसमें मान लेते हैं कि पानी जैसे कि यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक पानी है। इसके बाद जो है ना इसमें से जैसे वेपर बनेंगे तो वेपर इस तरीके से बाहर जाएंगे, ठीक है। तो बेटा जी वेपर को बाहर जाने के लिए वेपर को इस तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि हीट तो आप यहाँ से कर रहे हो, तो पहले तो वेपर यहाँ पर आएंगे, है ना, सरफेस पे, और फिर सरफेस से जो है ये निकल के इवोपरेट हो जाएंगे, ये एस्केप कर जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक सरफेस फेनोमिना है। सरफेस पे फेनोमिना होती है, दिस इज द सरफेस फेनोमिना, ठीक है। जो बॉइलिंग जो होता है ना, बॉइलिंग वो बल्क फेनोमिना होता है, वो अंदर की बात है उसकी, ठीक है। लेकिन जो इवोपरेशन जो है, देखो बॉयल तो नीचे से ही होगा। आप ये कहेंगे कि जब बॉइलिंग होगा तभी तो इवोपरेशन होगा, हाँ सही बात है। लेकिन बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग का लेना देना अंदर के मॉलिक्यूल से, वो धीरे धीरे, तो मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऊपर आता है। लेकिन इवोपरेट करने के लिए सरफेस पे आना ज़रूरी है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला? सरफेस फेनोमेना। तो सरफेस इवोपरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, इसको बोलते हैं इवोपरेशन। और इवोपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। ये दो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं, किस किस बातों पे इवोपरेशन डिपेंड करता है। बिल्कुल इस शॉर्ट तरीके से बता दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर्स, तो फैक्टर्स के लिए आप एक चीज़ याद रखो, STHW, है ना। इसको जैसे भी याद रखो, स्टूडेंट होमवर्क याद रख लो, स्टूडेंट होमवर्क, यही इसके फैक्टर है। देखो पहला क्या है इसमें, पहले नाम लिख लेते हैं। पहला है सरफेस एरिया, S से सरफेस एरिया। दूसरा T से टेम्परेचर, ठीक है। सरफेस एरिया को S से A से डिनोट कर लो या S से डिनोट कर लो। दूसरा है टेम्परेचर। तीसरा है ये ह्यूमिडिटी, और चौथा है ये विंड की स्पीड, अब ध्यान से देखते हैं विंड स्पीड। ये चार चीज़ें, STHW याद रहेगा आपको, बड़े अरे आराम से याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरफेस एरिया, देखो ये सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। मॉलिक्यूल क्या है, पहले सरफेस पे आएंगे तब ना निकलेंगे, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवोपरेशन होगा। इसलिए जैसे कि ना कपड़े जो सुखाते हैं ना, आप कपड़े ना फैला के रखते हैं, फैला के रखने से क्या हो जाता है, कपड़े का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और आसानी जल्दी से कपड़ा सूखता है। हाँ, घर पे जो कपड़े सुखाते हैं ना बेटा, वो आप ऐसे तो नहीं रख देते कि ठीक है मोड़ सोड़ के रख दिया सूख जाएगा अपने आप। हाँ सूख तो वो भी जाएगा, टाइम लगेगा। तो कपड़े को हम फैला के रखते हैं इसलिए ताकि जो सरफेस एरिया ज़्यादा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर जो उसके पानी कपड़े के अंदर में है वो इवोपरेट हो जाए। और इवोपरेट हो जाएगा तो सरफेस एरिया और उसका जो इवोपरेशन फास्टर हो जाएगा, और इवोपरेशन फास्टर होने से कपड़ा जल्दी सूखेगा। तो यहाँ पे देखो इवोपरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया की, ठीक है। सरफेस एरिया कि ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा इवोपरेशन, ओके। टेम्परेचर, अब देखो जैसे कि कपड़े जो है सर्दियों में बहुत स्लो सूखते हैं और जल्दी से, मतलब 3-4 दिन लग जाते हैं, बट गर्मियों में जल्दी सूखता है, क्योंकि देखो गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि इवोपरेशन जो है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा टेम्परेचर
जल्दी जल्दी इवोपरेशन। ह्यूमिडिटी, अब देखो हमारा जो क्लाइमेट जो होता है ना, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो होता है वाटर वेपर भी होते हैं, लेकिन वाटर वेपर एयर की वाटर को होल्ड करने की टेंडेंसी एक फिक्स होती है। यहाँ पे देखो ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी एयर की। अब ये देखो, ये जितना मतलब ये तो फिक्स वैल्यू है, तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा हुई तो अब वाटर को होल्ड कम कर पाएगा वो। अब मतलब तुम्हारे जो फर्दर जो तुम्हारा जो इवोपरेशन से क्या हो रहा है कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना, तो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवोपरेशन उतना कम होगा, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी इवोपरेशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, मान लो कि वो एयर की वाटर को होल्ड करने की टेंडेंसी है 100 वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर को देखो टोटल इसका जो ह्यूमिडिटी कितनी है, ये 100 को होल्ड कर सकता है। और एक केस ऐसा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 40 है, और एक ऐसा है और जो 80 है टोटल। 100 तो कभी भी नहीं होगा पूरा। एक केस ऐसा है कि वाटर मॉलिक्यूल कितने एयर में 40 ही है, टोटल कितने होल्ड कर सकता है 100। और एक केस ऐसा है, तो ये वाले दिन जैसे एकदम से हमें ऐसा लगता है यार बड़ा चिपचिपा सा मौसम है, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत ही मतलब अजीब सी फीलिंग होती है। तो वो वाटर मॉइस्चर जब ज़्यादा होता है ना, कहते हैं मॉइस्चर ज़्यादा है, तो मॉइस्चर ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। और 40 जैसे गर्मियों के महीने में कम होता है ह्यूमिडिटी, तो इसमें इस केस में जो है ना, जो आपका इवोपरेशन है वो ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इवोपरेशन है, इवोपरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी जितना कम उतना ज़्यादा ही इवोपरेशन। चौथी बात, विंड की स्पीड। अब वही बात है, विंड की स्पीड जितना ज़्यादा होगा वो ह्यूमिडिटी को उतना खींच के ले जाएगा, जल्दी जल्दी भगाएगा, यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, यहाँ से। तो विंड की स्पीड जितनी ज़्यादा रही कपड़े उतनी जल्दी सूखेंगे। अब देखा होगा आपने सरप्राइज, मतलब हवा ज़्यादा तेज़ रहती है तो ऐसे जैसे खासकर सर्दियों में, अरे हवा चल रही है बाहर डाल दो कपड़े सूख जाएंगे, ऐसा बोला होगा। इसका मतलब क्या होता है, हवा ज़्यादा है तो जो जैसे कि जैसे ह्यूमिडिटी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल एयर में ऐड हुआ, वो हवा उसको जल्दी से वहाँ से खींच के ले गया, बाहर ले गया, फ्लो करके चले गए। तो विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। ठीक है, ये देख रहे हो। तो ये चार चीज़ें हैं जिस पर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी और सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी, ये चार चीज़ें। अब मैं लास्ट इस चैप्टर का जो कूलिंग है, कूलिंग का क्या लेना देना है। अब एक्चुअली देखो 2-3 एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। एक तो जैसे कि एसीटोन वगैरह जैसे हाथ पे रखा, ठीक है, तो एसीटोन जब उड़ता है ना तो हमें ना ये यहाँ पे कूल फील होता है अपना पाम पे। तो उसमें क्या होता है, जैसे एसीटोन डाला यहाँ पर, एसीटोन लिक्विड होता है, वो वोलाटाइल होता है, उड़ जाता है। अब यहाँ पे डाला तुमने, क्या किया उसने, जो हथेली है अपनी हथेली से उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, या फिर अगल बगल के एयर से उसने हीट को एब्जॉर्ब किया और वो उड़ गया, वो हीट लेके ही उड़ गया। और जब हीट लेके उड़ गया तो यहाँ पे ठंडा तो लगेगा ना भाई, ठंडा लगेगा। तो ये चीज़ होता है, मतलब इवेपोरेशन एंड कूलिंग का टॉपिक है ये, इवेपोरेशन एंड कूलिंग। तो इसमें तो पहला तो यही है, ठीक है। इसको मैं लिखते हैं, इसको एनसीईआरटी यूज़ करके ही मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखो, palm gets cool, palm feel cool when
एसीटोन अप्लाइड। देख रहे हो एसीटोन डालते हैं ना, एसीटोन डालने से होता क्या है, एसीटोन डालने से क्या होता है, एसीटोन मतलब नेल पॉलिश रिमूवर। आप बच्चों के लिए यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ मैं, नेल पॉलिश रिमूवर होता है ये, नेल पॉलिश रिमूवर। तो देख रहे हो नेल पॉलिश रिमूव, ये आराम से यूज़ होता है, करते हैं बच्चे, तो ठंडा लगता है यहाँ पर ये हीट लेके ही निकल जाता है, तो आराम से जो है हमें ठंडा फील होता है। दूसरा सनी डे, जैसे गर्मियों के महीने में ना लोग ना रोड पे जैसे छत पे पानी का छिड़काव करते, छत पे पानी डाल देते हैं, इससे क्या मतलब कहते हैं कि ठंडा रहेगा छत। उसमें उस केस में क्या है कि जो पानी जो डालते हैं ना, पानी छत की जो गर्मी है, छत की जो हीट है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। वो लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो छत की जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करके उड़ गया, तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला केस है, इससे छत जो है वो कूल हो जाता है। ठीक है। तीसरा, जैसे ग्लास जो होता है, ग्लास में अगर ठंडा पानी डालो तो ग्लास पे ना पानी के बबल्स बन जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वो जो ग्लास जो कि चारों तरफ ठंडा वाला एनवायरनमेंट हो जाता है, तो वो अलग अलग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से उस पर बबल्स बन जाते हैं। हीट को एब्जॉर्ब करके वो इवोपरेट हो गया, और सॉरी हीट को एब्जॉर्ब करके वो कंडेंस हो गया एक तरह से, तो लिक्विड बन गया वो। ठीक है। तो इस तरीके से उस पर ड्रॉपलेट्स चिपक जाते हैं और हमें लगता है कि यार ये पानी तो ग्लास के अंदर है, ये बाहर कहाँ से आ गया। वो एक्चुअली में वो नहीं होता, एक्चुअली में एयर के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं वो। यहाँ देखो इस तरीके से ग्लास है, तो ग्लास में जैसे आपने ठंडा पानी डाला हुआ है, तो ग्लास में ठंडा पानी डाला हुआ है तो ग्लास तो ठंडा हो गया है, ग्लास की जो वॉल है ये भी ठंडी होगी, तो अगल बगल में जो एयर जो थे, एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल थे, उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इस पे चिपक जाते हैं ऐसे। तो इस तरीके से पूरे ही ग्लास पे चारों बगल से वो चिपक जाते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं। चिपकने का मतलब वो कंडेंस हो जाते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ये सारी कहानी हो रही होती है। तो एक्चुअली अंदर का पानी बाहर नहीं आता है, वो एयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो होता है। ठीक है। छत वाला एग्जाम्पल, पाम वाला एग्जाम्पल और ग्लास वाला एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी में भी आपका गिवन है। एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना देता हूँ। ये जो स्टेट चेंज जो होता है ना, इसको मैंने उस वीडियो में स्किप कर दिया था या फिर छूट गया था। देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखो सॉलिड से लिक्विड में बनाने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन। लिक्विड से जो गैस बनता है इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड से गैस वेपराइजेशन। और गैस से जो सॉलिड जो होता है ना इसको बोलते हैं डिपोजिशन, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। अब देखो इसका रिवर्स प्रोसेस देख लेते हैं। सॉलिड से गैस इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड इसको बोल देते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो एक ये जो है ना लास्ट में ये रह गया था मेरा, तो ये भी आपका यहाँ पे मैंने बनवा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कौन सा वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पे रूफ वाला एग्जाम्पल है ना, रूफ getting cool when water sprinkle in a hot sunny day। ठीक है। तो एक ये वाला एग्जाम्पल, तो होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इवोपरेशन यहाँ पे डेफिनेशन हो गया, और यहाँ पे फैक्टर 4 फैक्टर है, अलग अलग तरीके से मैंने इसको समझा दिया। यहाँ पे कुछ इसको एप्लीकेशन ऑफ इवोपरेशन बोलेंगे। इन 3 को एग्जाम में ज़रूर एक ना एक पूछते हैं। और ये डायग्राम फ्लो चार्ट है किस किस तरीके से ये चेंज होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना। यहाँ पर ना आपका चैप्टर क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है प्रॉपरली। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले, और भी जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है और भी चैप्टर जो है वो लेके आऊँ। हाँ, इनके जो क्वेश्चंस वगैरह है उसका जो है मैं भी उसकी कुछ समय के बाद वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, या फिर अभी मतलब इसके बाद ही आप जब भी देख रहे होंगे क्या पता उस समय तक मैं बनी हुई हो।
ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।